ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू निस एजुकेशन। हम लोग इस लेक्चर में है जो SBT 2020 में इरिगेशन इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चन पेपर है उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखेंगे और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और उसके बाद है जो कुछ आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया 6 मार्क्स में उसका हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द टुडे सेशन। प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट प्रेसिपिटेशन। सो प्रेसिपिटेशन है जो आपका मेनली क्या है, प्रेसिपिटेशन है जो आपका लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर और सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर होता है ना। या तो वाटर का लिक्विड फॉर्म हो सकता है या सॉलिड फॉर्म हो सकता है। सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाएगा, आपका स्नो आ जाएगा। स्नो है जो क्या है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है। स्नो क्या है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है। सो आपका रेन तो आएगा ही इसमें, है ना। रेन भी आएगा, स्नोफॉल भी आएगा, हेल फॉल भी आएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। सो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ये सभी क्या है, प्रेसिपिटेशन को का फॉर्मेशन करता है, मतलब लिक्विड वाटर या फिर सॉलिड वाटर सभी क्या होता है, प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑटोमेटिक टाइप ऑफ रेनगेज। नॉट एन ऑटोमेटिक टाइप ऑफ रेनगेज, यहाँ पे नॉट है, ध्यान से पढ़ना है। नॉट, नॉट ऑटोमेटिक मतलब क्या हुआ, नॉन रिकॉर्डिंग। नॉट ऑटोमेटिक मतलब क्या हुआ, नॉट ऑटोमेटिक का मतलब हुआ नॉन रिकॉर्डिंग, है ना। नॉन रिकॉर्डिंग, नॉन रिकॉर्डिंग, नॉन रिकॉर्डिंग, है ना। तो आपको पता होगा कि जब टाइप ऑफ रेनगेज हम पढ़ते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में तो दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं रिकॉर्डिंग या ऑटोमेटिक, और दूसरे को बोलते हैं नॉन रिकॉर्डिंग या नॉन ऑटोमेटिक, है ना, या नॉट ऑटोमेटिक। तो रिकॉर्डिंग में तो आपका ये सब आता है, वेइंग बकेट हो गया, टिपिंग बकेट हो गया, और फ्लोट टाइप रेनगेज हो गया, और फ्लोट टाइप रेनगेज हो गया। ये सब क्या हो गया, आपका रिकॉर्डिंग में होता है ना। इसको रिकॉर्डिंग बोलते हैं या फिर ऑटोमेटिक बोलते हैं। जबकि आपका नॉट ऑटोमेटिक यहाँ पे पूछा है, तो नॉट ऑटोमेटिक में आंसर क्या हो जाएगा, सेमन रेनगेज। क्या होगा, सीमेन रेनगेज इज द राइट आंसर। सीमेन रेनगेज इज द राइट आंसर। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, सीमेन रेनगेज, आंसर ए। ए इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। सीमेन रेनगेज में वेसल होता है सिलेंड्रिकल, जिसका यहाँ पर जो फनल लगा हुआ रहता है, और इसका डायमीटर कितना होता है, इसका डायमीटर होता है आपका 127 mm है, 127 mm, 127 mm इसका डायमीटर होता है। इसमें क्या होता है, वाटर है जो कलेक्ट करते हैं, और फाइनली है जो इसको ग्रेजुएटेड वेसल के हेल्प से क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है कि 24 आवर में कितना बारिश हुआ है। तो ये क्या हो गया, नॉन रिकॉर्डिंग हो गया, है ना, ऑटोमेटिक नहीं है। तो आंसर आपका क्या होगा, सीमेन रेनगेज। सीमेन रेनगेज इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट वन। द कैनाल विच कैरीज वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर इज, द कैनाल विच कैरीज वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर इज। तो आपको तो पता होगा कि कोई यदि रिवर है तो रिवर से आपका क्या होता है, मेन कैनाल होता है। रिवर से क्या होता है, यहाँ से मेन कैनाल है जो निकलता है, और मेन कैनाल के बाद क्या होता है, ब्रांच कैनाल निकलता है। मेन कैनाल के बाद क्या होता है, आपका ब्रांच कैनाल निकलता है ना। इसके बाद आपका ब्रांच कैनाल निकलता है, ब्रांच कैनाल। फिर ब्रांच कैनाल के बाद आपका मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी निकलता है। फिर यहाँ से क्या निकलता है, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी निकलता है। और मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी के बाद आपका क्या होता है, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी के बाद माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी निकलता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी के बाद फाइनली क्या होता है, वाटर कोर्स निकलता है। क्या होता है, वाटर कोर्स, वाटर कोर्स। और फाइनली है जो कहाँ पहुँच जाता है, फील्ड में पहुँच जाता है ना, जहाँ आपको इरिगेशन करना है, ये फील्ड में चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक सीरीज है जो आपको याद रखना होता है। रिवर से वाटर किस में आता है, मेन कैनाल में, मेन कैनाल के बाद ब्रांच कैनाल में, ब्रांच कैनाल के बाद आपका मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी के बाद आपका जाता है माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी के बाद वाटर कोर्स में, और फाइनली है जो फील्ड में वाटर है जो रीच करता है। तो यहाँ पे पूछा है द कैनाल विच कैरीज वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर, है ना। तो आंसर क्या होगा, मेन कैनाल, ए फॉर आगरा, ए फॉर आगरा। तो डायरेक्टली रिवर से कहाँ पानी आता है, मेन कैनाल में आता है ना, मेन कैनाल में आता है। तो देखिए मैं इरिगेशन पढ़ाया तो नहीं हूँ आपको,
लेकिन एक्सप्लेनेशन है जो पूरा डिटेल में आपको दिया जाएगा ताकि सही से समझ में आए, है ना। नाउ द कैनाल अलाइंड अलोंग वाटर शेड लाइन इज, द कैनाल अलाइंड अलोंग द वाटर शेड लाइन इज, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिज कैनाल, इसको क्या बोला जाता है, रिज कैनाल, है ना। रिज लाइन को यूएसए में वाटर शेड के नाम से जाना जाता है, यूएसए में रिज लाइन को वाटर शेड के नाम से जाना जाता है। सपोज कीजिए कि ग्राउंड का प्रोफाइल कुछ ऐसा है, ग्राउंड का प्रोफाइल कुछ ऐसा है ना। तो हम कोशिश हमारा ये होता है कि जो कैनाल है वो यहाँ से पास करे, ये रिज लाइन से पास करे। कैनाल कहाँ से पास करे, ये रिज लाइन से पास करे। और इधर क्या होगा आपका, इधर होगा कल्चरेबल कमांड एरिया, इधर क्या होगा, सीसीए होगा, कल्चरेबल कमांड एरिया, इधर भी होगा सीसीए, है ना। ताकि यहाँ से वाटर है जो इजिली हम फील्ड में भेज सके, यहाँ से वाटर है जो दोनों तरफ इजिली हम फील्ड में भेज सकें, है ना। क्योंकि हाई एलिवेशन पे कैनाल रहेगा तभी वाटर है जो इजिली दोनों तरफ है जो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, रिज कैनाल, रिज कैनाल इज द आंसर, बी फॉर बम्बे, बी फॉर बम्बे, बम्बे इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इन द कैनाल टू रिलीज द सरप्लस वाटर फ्रॉम द कैनाल इज, फ्रॉम द कैनाल इज, यदि कैनाल में सरप्लस वाटर हो गया है तो उसको रिलीज करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं कैनाल स्कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैनाल स्कैप से नाम से जानते हैं इसको। बी फॉर बम्बे इज द राइट आंसर, बी फॉर बम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि अकॉर्डिंग टू कैनेडीज थ्योरी, आपको पता है कि दो इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो इरिगेशन में पढ़ना होता है, एक को बोलते हैं कैनेडीज और दूसरे को बोलते हैं लेसी, है ना, दूसरे को लेसी। सो कैनेडी थ्योरी के बारे में पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू कैनेडीज थ्योरी द सिल्ट केप्ट इन द सस्पेंशन ड्यू टू द ईडी जनरेटेड फ्रॉम द, ईडी जनरेटेड फ्रॉम द, तो आपको तो पता है कि कैनेडी ने क्या किया था, कैनेडी ने ये मान के चला था कि जो सिल्ट का जनरेशन बॉटम से हो रहा है, जो बॉटम से हो रहा है वो कहाँ पे होगा, सस्पेंशन में होगा। जो बॉटम से जनरेट हो रहा है ईडीज, है ना, वो क्या होगा, सस्पेंशन में होगा। तो क्या होगा आंसर, बेड ऑफ द चैनल, बेड ऑफ द चैनल। लेकिन यही यदि लेसी थ्योरी के बारे में पूछता तब क्या होता, अगर लेसी थ्योरी के बारे में पूछता तो लेसी तो ये बोलता है कि साइड से भी ईडी का जनरेशन हो रहा है और बॉटम से भी हो रहा है, तो उस केस में आंसर ए और बी दोनों हो जाता, उस केस में आंसर ए और बी दोनों हो जाता। तो आपको याद रखना है कि अगर कैनेडी के बारे में पूछ रहा है तो सिर्फ बॉटम से है जो ईडीज का फॉर्मेशन होता है, सिर्फ बॉटम ऑफ द कैनाल से ईडीज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यदि यही लेसी थ्योरी के बारे में पूछता तब ईडी का जो फॉर्मेशन होता है वो साइड से भी उन्होंने कंसिडर किया था और बॉटम से भी कंसिडर किया था, तो उस केस में आंसर ए और बी दोनों हो जाता। लेकिन सिंस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में कैनेडी थ्योरी के बारे में बोल रहा है तो आंसर क्या होगा, बेड ऑफ द चैनल। सो ए इज द राइट आंसर, ए फॉर आगरा, ए फॉर आगरा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, आइसोहेट इज लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ, आइसोहेट किसको बोलते हैं, तो इक्वल रेनफॉल का जो पॉइंट होता है ये सब को यदि मिलाया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोहेट बोलते हैं, है ना। सो इक्वल रेनफॉल, डी, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द ग्रॉस कमांड एरिया आल्सो कंटेन्स, ग्रॉस कमांड एरिया में क्या क्या आता है, वेरन लैंड भी आता है, लोकल पॉन्ड्स भी आएगा, एल्कलाइन सॉइल भी आएगा, तो क्या होगा आंसर, सब, है ना, ऑल ऑफ द एवर, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट वन, कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रिवेंट्स द क्रॉस करंट, दिस इज द वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा यहाँ पे। कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रिवेंट द क्रॉस करंट, क्रॉस करंट है जो कौन प्रिवेंट करता है, ठीक है। पहला फिश लैडर है, दूसरा डिवाइड वाला है, तीसरा स्लुइस स्कोरिंग स्लुइस है और चौथा नॉन ऑफ द। तो सबसे पहले तो मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर क्या होगा, डिवाइड वाल, बी, बी इज द राइट आंसर। अब डिवाइड वाल होता क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई डैम है ना, यहाँ पे क्या है, डैम है और ये क्या होगा, ये होगा डाउन स्ट्रीम ऑफ द रिवर, डाउन स्ट्रीम ऑफ द रिवर होगा, ये डाउन स्ट्रीम ऑफ द रिवर होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, अप स्ट्रीम ऑफ द रिवर, अप स्ट्रीम ऑफ द रिवर होगा, अप स्ट्रीम ऑफ द रिवर होगा, ठीक है। और ये क्या है, आपका वाल है, ये वाल है, ये वाल है। जब यहाँ से पानी रिलीज करते हैं स्पिलवे के थ्रू, जब पानी यहाँ से रिलीज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारा है जो टर्बुलेंट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा टर्बुलेंट का फॉर्मेशन होगा, है ना, वाटर का यहाँ पे क्या होगा, टर्बुलेंट बनेगा। इसके कारण क्या होगा, पानी है जो रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है,
रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है ना। तो इससे क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में आपका इरोजन होने का डर रहता है, डाउन स्ट्रीम में इरोजन होने का डर रहता है। तो इस क्रॉस, ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाटर का मूवमेंट हो रहा है, इसी को बोलते हैं क्रॉस करंट। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस करंट, इसको बोलते हैं क्रॉस करंट। तो इस क्रॉस करंट्स को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट का दोनों तरफ वाल बनाते हैं। कंक्रीट का दोनों तरफ क्या बनाते हैं, मतलब रिवर के दोनों किनारा में क्या करेंगे, वाल का फॉर्मेशन कर देंगे, और इसी वाल को बोला जाता है डिवाइड वाल। इसको क्या बोला जाता है, डिवाइड वाल, इसको बोला जाता है डिवाइड वाल। ठीक है, तो ये तो रहा एक्सप्लेनेशन डिवाइड वाल के बारे में, क्योंकि ये बोला था क्रॉस करंट को कौन प्रिवेंट करता है, तो डिवाइड वाल। अब ये फीस लैडर क्या होता है, देखिए फीस लैडर है जो भी डैम का ही पार्ट है, फीस लैडर है जो भी डैम का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है कि नेचुरल फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए, नेचुरल फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए, नेचुरल फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए एक क्या होता है, ओपनिंग छोड़ा जाता है। एक ओपनिंग छोड़ा जाता है काफ़ी हाइट पे, काफ़ी हाइट पे, ताकि वाटर का कुछ अमाउंट है, जनरली जितना भी हमारा फ्लो हो रहा है उसका 10% और 5% कुछ अमाउंट है जो अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में वाटर है जो कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहे, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में कंटिन्यूअसली वाटर का फ्लो होता रहे, है ना। ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, देखिए नेचर का रूल है कि जो हमारा नेचुरल फीचर बना हुआ है उसको हम ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट न करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डैम वगैरह बनाते हैं तो क्या होता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारा लक्ष्य ये होता है कि थोड़ा वाटर है जो हम लोग क्या करें, डाउन स्ट्रीम में जाने दें, डाउन स्ट्रीम में जाने दें, ताकि हमारा जो फ्लो है वो कंटिन्यूअस बना रहे, फ्लो है जो कंटिन्यूअस बना रहे, और जो नेचर का रूल है उसको हम फॉलो करते रहे, है ना। सेकेंड थिंग ये है कि सपोज कीजिए जो फिश है उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कंटिन्यू रहे। फिश का रिप्रोडक्टिव साइकिल को, जो प्रजनन तंत्र है उसका कंटिन्यू करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा वाटर का फ्लो है जो कंटिन्यूअस छोड़ देते हैं, है ना। और इसी जो ओपनिंग हमने छोड़ा है उसी को बोला जाता है फिश लैडर। उसको क्या बोला जाता है, फिश लैडर। इससे क्या होता है, इससे डाउन स्ट्रीम से मछली है जो क्या होता है ऊपर की ओर अप स्ट्रीम में चला जाता है, या फिर अप स्ट्रीम से क्या होता है डाउन स्ट्रीम में चला जाता है ना। सपोज कीजिए कि सारा जो मेल फिश है वो आपका अप स्ट्रीम में रह गया और सारा जो फीमेल फिश है वो डाउन स्ट्रीम में रह गया, तो उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। उसका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो क्या होगा, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए क्या करते हैं, एक ओपनिंग छोड़ते हैं ताकि जो फिश है वो फिश का मूवमेंट है जो इजीली हो सके डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में। तो ये आपका फिश लैडर का मेन फंक्शन है कि नहीं, मतलब रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंटेन करने के लिए। दूसरा जो हमारा नेचुरल फ्लो है उसको कंटिन्यूअस बनाए रखना भी क्या है, इसका एक फंक्शन है। स्कोरिंग स्लुइस का फंक्शन क्या है, स्कोरिंग स्लुइस आपका मेनली है जो सिल्टिंग डिसिल्टिंग में काम आता है ना। जब हम रिवर से कैनाल में वाटर को डाइवर्ट करते हैं तो एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है ताकि जो सैंड है वो कैनाल में नहीं जा पाए, कैनाल में नहीं जा पाए, है ना। तो वहाँ उसका काम कौन करता है, स्कोरिंग स्लुइस करता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डिवाइड वाल, क्योंकि ये पूछा था क्रॉस करंट के बारे में। तो ये आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन रहा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर कैरी द कैनाल वाटर ओवर द नेचुरल ड्रेनेज। ओवर द नेचुरल ड्रेनेज क्या होगा, एक्वाडक्ट होगा। ओवर द नेचुरल ड्रेनेज आंसर क्या होगा, एक्वाडक्ट होगा। अब देखो एक्वाडक्ट क्या होता है, साइफन एक्वाडक्ट क्या होता है, कनाल साइफन क्या होता है, सुपर पासेज क्या होता है, इसको मैं सेपरेट लेक्चर में चारों को अच्छे तरह से समझाऊंगा, चारों को अच्छे तरह से एक सेपरेट लेक्चर में मैं बताऊंगा। सो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, एक्वाडक्ट। रेन गज शुड बी प्रेफरेबली फिक्स्ड। कहाँ पे आप फिक्स करेंगे रेन गज को, है ना। तो अगर आपको ये बात पता है कि रेन गज जो जहां भी हम फिक्स करेंगे वो क्या होना चाहिए, हिंड्रेंस फ्री होना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन से फ्री होना चाहिए, है ना। द प्लेस शुड बी फ्री फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्शन, द प्लेस शुड बी फ्री फ्रॉम द एनी ऑब्स्ट्रक्शन। तो सबसे पहला बोलता है नियर द बिल्डिंग। नियर द बिल्डिंग हम लोग प्लेस करेंगे क्या, नहीं करेंगे। नियर द बिल्डिंग हम लोग प्लेस नहीं करेंगे। सपोज कीजिए आपने यहाँ पे रेन गेज है जो इंस्टॉल कर दिया, यहाँ पे रेन गेज आपने इंस्टॉल कर दिया, तो क्या होगा, जो अगर बारिश इधर से आया है तो पानी इसमें जाएगा ही नहीं, पानी इसमें नहीं जाएगा, तो क्या होगा, रिकॉर्डिंग करेगा ही नहीं, है ना। तो नियर द बिल्डिंग तो नहीं होगा, है ना। अंडर द ट्री सेम थिंग। सपोज कीजिए कि कोई ट्री है, इसके आसपास आपने कर दिया, यहाँ पे आपने इंस्टॉल कर दिया है रेन गेज को, तो क्या होगा, इससे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, इसका लीफ और जो स्टेम है इससे क्या होगा, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा, है ना, इसमें से ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो ये भी नहीं होगा।
तो क्या होना चाहिए, इन ओपन स्पेस। कहाँ स्टोर करेंगे, ओपन स्पेस में। तो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड यहाँ पे ए फॉर आगरा इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजरमेंट ऑफ ड्यूटी टेकन एट द आउटलेट ऑफ कैनाल इज नोन एज। इसको बोलते हैं आउटलेट फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, आउटलेट फैक्टर बोलते हैं। जब हम ड्यूटी का मेजरमेंट कैनाल के आउटलेट पे करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आउटलेट फैक्टर बोलते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो गया ए फॉर आगरा। नेक्स्ट वन, विच ऑन द फ्लोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। जिसको सीयू से डिनोट करते थे, क्या डिनोट करते थे, सीयू से डिनोट करते थे, है ना। तो कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर को कौन इफेक्ट करेगा, इवेपोरेशन करेगा, टेम्परेचर भी करेगा, विंड वेलोसिटी भी करेगा। क्योंकि तीनों, विंड वेलोसिटी के कारण भी क्या होगा, इवेपोरेशन रेट है जो इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर यदि ज़्यादा होगा तो भी इवेपोरेशन रेट है जो इंक्रीज करेगा। तो कंजम्पटिव यूज को ये सारा है जो कंट्रोल करता है ना। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। फॉल आर प्रोवाइडेड इन, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। फॉल कहाँ प्रोवाइड करेंगे, फॉल का मेन फंक्शन क्या होता है, जो भी वाटर का एनर्जी है उसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं ताकि कम से कम स्कोरिंग हो, ताकि कम से कम हमारा स्कोरिंग हो, है ना। तो कहाँ प्रोवाइड करेंगे, कैनाल में प्रोवाइड करते हैं, रोड और ब्रिज पे थोड़ी करते हैं। कहाँ प्रोवाइड करेंगे, कैनाल में। सो ए फॉर आगरा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू चेजी फार्मूला, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, चेजी फार्मूला मतलब रिलेशन के बारे में पूछ रहा है। पहला रिलेशन आपका दिया हुआ है, यहाँ पे मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन पहला है v बराबर सी अंडर रूट आर एस। सेकेंड ऑप्शन है r अंडर रूट सी एस। थर्ड ऑप्शन है s अंडर रूट सी आर। और लास्ट ऑप्शन है अंडर रूट सी आर एस, ये लास्ट ऑप्शन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर बच्चा को याद रहता है, v बराबर सी अंडर रूट आर एस, सी अंडर रूट आर एस, है ना। सी को बोलते हैं चेजी कांस्टेंट, एस आपका स्लोप हो गया, आर हो गया हाइड्रोलिक रेडियस, आर क्या हो गया, हाइड्रोलिक रेडियस। तो आंसर क्या होगा, ए फॉर आगरा। नेक्स्ट वन, द ड्यूटी ऑफ वाटर फॉर वेल इरिगेशन इज जनरली क्या होता है, ग्रेटर, क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। बट क्यों ज़्यादा होता है ये जानना इंपॉर्टेंट है। बी फॉर बम्बे इज द राइट आंसर, बिकॉज वेल इरिगेशन में क्या होता है, लॉसेस कम होता है। वेल इरिगेशन में क्या होता है, लॉसेस कम होता है ना। तो लॉसेस कम होगा तो क्या होगा, ड्यूटी हमारा ज़्यादा होगा। जबकि कैनाल इरिगेशन में लॉसेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जब लॉसेस ज़्यादा होता है तो ड्यूटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे बेल इरिगेशन के बारे में पूछा है, तो बेल इरिगेशन में चूंकि लॉसेस कम होता है तो ड्यूटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो बी फॉर बम्बे इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। ए फैन शेप्ड कैचमेंट एरिया क्या कहता है, गिव्स ग्रेटर रन ऑफ, है ना, गिव्स ग्रेटर रन ऑफ। इसमें क्या होता है, फैन शेप में क्या होता है कि जितना भी डिस्ट्रीब्यूटरी होता है वो सेम टाइप में रन ऑफ क्रिएट करता है, सेम टाइम में क्या होता है, रन ऑफ क्रिएट करता है ना। फैन और फर्न दो टाइप का आपने पढ़ा होगा, फैन और फर्न। तो फर्न क्या होता है, थोड़ा लंबा होता है, फर्न क्या होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है, इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है। जबकि फैन क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, ये कुछ इस तरह से होता है, और इस तरह से नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी होता है इसमें से, है ना। यहाँ पर भी होगा नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी। तो इसमें क्या होता है कि जितना भी डिस्ट्रीब्यूटरी होता है वो सेम टाइम में रन ऑफ क्रिएट करता है, सेम टाइम में रन ऑफ क्रिएट होता है। इसके कारण क्या होता है, रन ऑफ है जो ज़्यादा होता है। तो फैन शेप्ड कैचमेंट एरिया में क्या होता है, गिव्स ग्रेटर रन ऑफ। बी फॉर बम्बे इज द राइट आंसर, बी फॉर बम्बे इज द राइट आंसर। ये स्पिलवे इज प्रोवाइडेड फॉर द सेफ्टी ऑफ दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये नंबर ऑफ कंपटीशन में है जो क्वेश्चन पूछ चुका है ना। तो स्पिलवे को डैम का वेस्ट फ्रेंड माना जाता है, स्पिलवे को डैम का बेस्ट फ्रेंड माना जाता है। क्यों, क्योंकि जो भी सरप्लस वाटर होता है, जो भी एक्सेस वाटर होता है, वो क्या होता है, स्पिलवे के थ्रू आप बाहर है जो निकाल सकते हैं, मतलब डाउन स्ट्रीम में उसको ओपन कर सकते हैं, डाउन स्ट्रीम में उसको ओपन कर सकते हैं। सो डैम इज द राइट आंसर। ए स्पिलवे इज प्रोवाइडेड फॉर द सेफ्टी ऑफ ए डैम, एंड दैट इज द रीजन डैम इज नोन एज बेस्ट फ्रेंड ऑफ, स्पिलवे इज नोन एज बेस्ट फ्रेंड ऑफ डैम, है ना। The dam which resist all the external forces by its self weight, अगर सेल्फ वेट के थ्रू है जो रेजिस्ट करता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रेविटी डैम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी डैम बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग ग्रेविटी डैम बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वन, तो इसका आंसर हो गया ए फॉर आगरा, इसका भी हो गया ए फॉर आगरा। लास्ट वन,
कहता है ए क्वेश्चन नंबर 20 होगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। अकॉर्डिंग टू लेसी थ्योरी क्यू इज द डिस्चार्ज, पी इज द बेटर पैरामीटर। आपको रिलेशन पूछा है, क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है। क्या क्या रिलेशन है, रिलेशन है आपका पहला है P बराबर 4.75 अंडर रूट क्यू, सेकेंड है आपका 0.475 अंडर रूट क्यू, उसके बाद है आपका 47.5 अंडर रूट क्यू, एंड लास्ट वन है 475 अंडर रूट क्यू। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटर पैरामीटर का। क्या होता है, P बराबर 4.75 अंडर रूट क्यू इज द डिस्चार्ज। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ए फॉर आगरा, ए फॉर आगरा। तो ये तो रहा मेरे तरफ से ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। नाउ अब देखिए 6 मार्क्स में आपका 2 क्वेश्चन पूछा है, इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, है ना, इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। क्वेश्चन सबसे पहले केयरफुली आपको रीड करना है। कहता है कि एन इरिगेशन कैनाल हैज ग्रॉस कमांड एरिया, जीसीए के बारे में बोल रहा है, ग्रॉस कमांड एरिया, ग्रॉस कमांड एरिया कितना दिया, 1240 हेक्टेयर। इफ सीसीए कल्चरेबल कमांड एरिया इज 85%, मतलब जितना भी आपका ग्रॉस कमांड एरिया है उसका 85% में आप क्या है आपका कल्चरेबल कमांड एरिया, है ना, मतलब उसमें आप क्या करेंगे, क्रॉप है जो शो करेंगे, है ना, क्रॉपिंग का काम करेंगे। एंड इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स 65% एंड 40%। ध्यान रहे यहाँ पे पहले रबी क्रॉप आया है ना, पहले रबी क्रॉप आया तो रबी के लिए इंटेंसिटी 65% है और खरीफ के लिए 40% है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्चार्ज एट द हेड ऑफ द कैनाल इफ ड्यूटी एट इट हेड इज 700 हेक्टेयर फॉर खरीफ। यहाँ पे देखिए उल्टा कर दिया, यही आप मिस्टेक करेंगे, स्टूडेंट लोग यही मिस्टेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहले इंटेंसिटी रबी के लिए दिया उसके बाद खरीफ के लिए दिया, जबकि ड्यूटी पहले यहाँ पे खरीफ के लिए दिया है और उसके बाद रबी के लिए दिया है। तो पहला मिस्टेक तो आप यहीं पे करेंगे, पहला मिस्टेक आप यहीं पे करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या होगा, उल्टा कर दिया है, क्वेश्चन में यहाँ पे उल्टा कर दिया है, ठीक है। निकालना क्या है, डिस्चार्ज निकालना है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज निकालना। तो आपका ग्रॉस कमांड एरिया दिया हुआ है, जब ग्रॉस कमांड एरिया दिया हुआ है तो आप कल्चरेबल कमांड एरिया निकाल सकते हैं, सीसीए निकाल सकते हैं। सीसीए कितना, 85%, 85% ऑफ जीसीए ग्रॉस कमांड एरिया। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 85/100 इंटू 1 2 पे कितना 0 4 है ना, 1 2 3 4। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 102,000 हेक्टेयर। इतना हेक्टेयर आपका हो गया कल्चरेबल कमांड एरिया, ठीक है। लेकिन आउट ऑफ 1,02,000 हेक्टेयर, आउट ऑफ 1,02,000 हेक्टेयर एरिया में आप फिर क्रॉप कितना, रबी क्रॉप कितने में, रबी का क्रॉपिंग कितने में कर रहे हैं और खरीफ का क्रॉपिंग कितने में कर रहे हैं, ये एरिया आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन दिया हुआ 65%। तो सबसे पहले निकालेंगे एरिया टू बी इरिगेटेड फॉर रबी क्रॉप्स, एरिया, इसके बाद क्या करेंगे, एरिया टू बी इरिगेटेड, एरिया टू बी इरिगेटेड फॉर रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स कितना है, 65% है। तो जितना भी आपका कल्चरेबल कमांड एरिया है उसका 65% एरिया में आप क्या लगा रहे हैं, रबी क्रॉप्स लगा रहे हैं, है ना। रबी मतलब हो गया चना हो गया, गेहूं हो गया, ये सब रबी में आता है, ठीक है। सो 65%, 65/100 इंटू 102,000। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 66,300 हेक्टेयर, 300 हेक्टेयर, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब आप कितना में खरीफ है जो लगा रहे हैं वो आपको निकालना पड़ेगा। सो एरिया टू बी इरिगेटेड, बहुत इंटरेस्टिंग एंड स्वीट सब्जेक्ट है आपका इरिगेशन, है ना। टू बी इरिगेटेड फॉर खरीफ,
खरीफ क्रॉप। तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो आप टोटल जो कल्चरेबल कमांड एरिया है उसमें से कितना में आपने रबी लगाया वो माइनस कर दें, या फिर यहाँ पे दिया हुआ है 40%, तो 40% ले लीजिए। 40/100 इंटू कल्चरेबल कमांड एरिया कितना 102, फिर 000, है ना। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 40800 हेक्टेयर, 00 हेक्टेयर, है ना। ठीक है, तो सेपरेट एरिया हम लोग निकाल चुके हैं किसके लिए, रबी के लिए और खरीफ के लिए, रबी के लिए और खरीफ के लिए। अब हमें क्या निकालना, हमें डिस्चार्ज निकालना है ना, हमें डिस्चार्ज निकालना है। तो अब निकाल लेते हैं डिस्चार्ज किसके लिए, डिस्चार्ज निकाल लेते हैं। डिस्चार्ज रिक्वायर टू इरिगेट रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। ठीक है, तो आपको तो पता है कि एरिया बराबर जो होता है क्या होता है, क्यू इंटू ड्यूटी होता है, क्यू इंटू ड्यूटी होता है। तो यहाँ से आप क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, क्यू बराबर लिख सकते हैं एरिया अपॉन ड्यूटी, एरिया अपॉन ड्यूटी, है कि नहीं, एरिया अपॉन ड्यूटी। तो सबसे पहले हम रबी के लिए क्यू निकालना चाहते हैं, सबसे पहले रबी के लिए है जो क्यू है जो निकालना चाहते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रबी के लिए क्यू है जो निकालेंगे। तो सबसे पहले आप रबी के लिए क्यू निकालिए, तो उसको मैं क्यू आर लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, क्यू आर, डिस्चार्ज फॉर रबी। क्या हो जाएगा आपको, एरिया अपॉन डी ड्यूटी। तो एरिया क्या है आपका, एरिया है रबी के लिए आपका एरिया आया था 66300 हेक्टेयर, और इसके लिए ड्यूटी क्या है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ड्यूटी आपका दिया हुआ है कितना, रबी के लिए, रबी के लिए दिया है 700, रबी के लिए कितना दिया हुआ है, रबी के लिए आपका दिया है 1500। यहाँ देखिए क्योंकि यहाँ पे उल्टा दे दिया है ना, ड्यूटी एट द हेड इज 700 हेक्टेयर क्यूमेक फॉर खरीफ एंड 1500 रबी के लिए कितना है 1500, तो ये आपको 1500 यहाँ पुट करना पड़ेगा, 1500 हेक्टेयर। यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं, हेक्टेयर पर क्यूमेक। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करने के बाद आ रहा है 44.2 क्यूमेक, ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्या करें, क्यू निकालें किसके लिए, खरीफ के लिए, क्यू के बोल देते हैं इसको, खरीफ के लिए। खरीफ के निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, एरिया अपॉन ड्यूटी फिर से करेंगे। तो इस बार एरिया कितना है, इस बार एरिया है 40800 डिवाइडेड बटा 700, क्योंकि खरीफ के लिए ड्यूटी कितना है 700 हेक्टेयर पर क्यूमेक। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप यूनिट जरूर लिखिए साथ में, यहाँ से हेक्टेयर हेक्टेयर कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद आ रहा है 58.285 क्या, क्यूमेक, यूनिट क्या होगा, क्यूमेक, है ना, मीटर क्यूब पर सेकंड को क्यूमेक बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए पूछा था क्या, डिस्चार्ज एट द आउटलेट पूछा था, डिस्चार्ज एट द आउटलेट पूछा था। तो एक खरीफ है दूसरा रबी है, तो दोनों क्या होगा, डिफरेंट सीजन में होगा, दोनों डिफरेंट सीजन में होगा। तो डिजाइन डिस्चार्ज यदि पूछा जाता, अब क्वेश्चन में यह स्पष्ट नहीं लिखा है कि डिजाइन डिस्चार्ज पूछा है या फिर सेपरेट डिस्चार्ज पूछा है। अगर सेपरेट डिस्चार्ज पूछा है तब आंसर ए होगा, लेकिन यदि डिजाइन, जनरली एग्जाम में डिजाइन डिस्चार्ज पूछता है ना, तो यदि डिजाइन डिस्चार्ज पूछता, अगर डिजाइन डिस्चार्ज पूछता, अगर डिजाइन डिस्चार्ज की बात हम करें कैनाल का, तो क्या होगा, डिजाइन डिस्चार्ज क्या होगा, ये दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसके लिए डिजाइन करेंगे, मतलब जो रबी के लिए आया है और जो खरीफ के लिए आया है, ये दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैनाल का डिजाइन करेंगे, है कि नहीं, कैनाल का डिजाइन करेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए कि आप मिनिमम के लिए कर देते हैं तो बहुत मिस्टेक हो जाएगा, है ना, बहुत मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि जब हमें जरूरत पड़ेगी 58.285 के लिए, तो फिर कैनाल है जो वाटर को डिलीवर ही नहीं कर पाएगा यदि हम 44 के लिए डिजाइन कर देते हैं। इसीलिए हम किसके लिए डिजाइन करेंगे, मैक्सिमम के लिए डिजाइन करेंगे। सो डिजाइन डिस्चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ क्यू आर एंड क्यू के। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम क्या है 58.285 क्यू मेक इज द आंसर, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा
58.285 is the right answer for this question. Now move to the second one. इसको पढ़िए, ये आपका डिजाइन का क्वेश्चन था और सेम क्वेश्चन है जो आपका कंपटीशन वगैरह में पूछता है, हाँ कंपटीशन में भी पूछता है। कहता है यूजिंग लेसी थ्योरी, 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी है, ये भी कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है, और पिछला क्वेश्चन भी 6 मार्क्स का था। तो न्यूमेरिकल को स्टूडेंट का ये होना चाहिए कि जहाँ भी न्यूमेरिकल पूछता है उस पर आप टूट पड़िए, है ना, उसको आप है जो मतलब अटेम्प्ट जरूर कीजिए, क्योंकि उसमें मार्क्स आपका रिड्यूस नहीं होता है, मार्क्स आपका रिड्यूस नहीं होगा। सो यूजिंग लेसी थ्योरी डिजाइन एंड इरिगेशन चैनल फॉर फॉलोइंग गिवन डेटा, क्यू दिया हुआ है 30 क्यूमेक, सिल्ट फैक्टर दिया हुआ है एफ का वैल्यू 0.9 एंड साइड स्लोप दिया हुआ है आपका 1/2, साइड स्लोप जो एस है वो कितना दिया हुआ है 1/2 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल दिया हुआ है ना। आपका स्लोप जो दिया हुआ है साइड स्लोप वो दिया हुआ 1/2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। हमें क्या करना है, चैनल का डिजाइन करना है। चैनल का डिजाइन का मतलब क्या हुआ, चैनल का डिजाइन का मतलब हुआ कि सबसे पहले तो उसका क्रॉस सेक्शन आपको निकालना होगा, विड्थ क्या होगा, डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होगा, है ना, डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होगा, बेड स्लोप क्या होगा, ये साइड स्लोप दिया हुआ है, बेड स्लोप नहीं दिया हुआ है, ये साइड स्लोप दिया हुआ है, तो बेड स्लोप क्या होगा, है ना, ये सब आपको निकालना होगा। जो वाटर फ्लो कर रहा है कैनाल में उसका स्पीड क्या होगा, है ना, इसका ये सब है जो डिजाइन में हम लोग निकालते हैं, है ना। बेटेड पैरामीटर क्या होगा, ये सब हमको निकालना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जो हम लोग निकालते हैं वी, क्या निकालेंगे, सबसे पहले वी निकालेंगे, सबसे पहले वी निकालेंगे। तो वी बराबर आपको इक्वेशन पता है क्या होता है, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप इक्वेशन पढ़े हैं। तो क्यू एफ स्क्वायर डिवाइडेड बटा 140 के पावर 1/6 सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, सब चीज़ दिया हुआ है। क्यू आपका दिया हुआ है 30 क्यू में, एफ का वैल्यू दिया हुआ है 0.9 का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बटा 140 डिवाइडेड बटा 1। जब सोल्व करेंगे तो यार है 0.746 मीटर पर सेकेंड, स्पीड आ रहा है आपका 0.746 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड क्या करेंगे आप, आपको वी पता है और क्यू पता है, तो आप क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन वी, क्योंकि क्यू बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, डिस्चार्ज बराबर। क्यू आपको पता है 30 क्यूमेक्स, वी आपने अभी निकाला है 0.746 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका एरिया निकल जाएगा। एरिया आ रहा है आपका 30 डिवाइडेड बटा 0.746, 30 डिवाइडेड बटा 0.746, ये आ रहा है 40.21 क्या मीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे आप, बेटर पैरामीटर निकाल लीजिए, पी निकाल लीजिए, बेटर पैरामीटर। पी क्या होता है, कुछ देर पहले फॉर्मूला देखे थे, 4.75 अंडर रूट क्यू। सो 4.75 अंडर रूट क्यू कितना है, 30 है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यार है 26.01 मीटर, 26.01 मीटर। ठीक है, अब देखिए हम मान लेते हैं कि जो चैनल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो चैनल हम डिजाइन कर रहे हैं, वो हमारा ट्रेपोजाइडल है। कैसा है, ट्रेपोजाइडल है। ये कैसा चैनल है, ट्रेपोजाइडल है, ये आपका ट्रेपोजाइडल है। इसका साइड स्लोप आपका दिया हुआ है कितना, ये जो स्लोप है ये वाला, ये दिया हुआ है 1/2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। मान लेते हैं कि जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो आपका वाई है। डेप्थ ऑफ फ्लो क्या है, वाई है ना, डेप्थ ऑफ फ्लो वाई है। जो बॉटम विड्थ है वो आपका वी है, बॉटम विड्थ क्या है, बी है, बॉटम विड्थ आपका बी है। इसको आप यहाँ से मिला दीजिए तो टॉप विड्थ निकाल सकते हैं आप, टॉप विड्थ निकाल सकते हैं क्या, ये निकाल सकते हैं टॉप विड्थ,
ए वाला, ए वाला आप निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए ए तो आपका बी ही होगा, यहाँ से यहाँ तक तो बी होगा, है ना, और ए वाला पार्ट यदि पता हो जाए तो आप निकाल लेंगे। तो ये कितना होगा, देखिए चूंकि साइड स्लोप आपका दिया हुआ है 1/2 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल, मतलब 1 वर्टिकल यदि जाएंगे तो आधा हॉरिजॉन्टल जाएंगे, हाफ है जो हॉरिजॉन्टल जाएंगे, है ना। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बताइए, अगर टोटल y वर्टिकल है तो y के लिए ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट ये हो जाएगा y/2, है कि नहीं, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा y/2। तो टोटल टॉप विड्थ कितना हो जाएगा बताइए, टोटल टॉप विड्थ कितना हो जाएगा, अगर टॉप विड्थ देखें t तो कितना हो जाएगा b प्लस y/2 लेफ्ट और y/2 राइट, y/2 प्लस y/2, तो कितना हो जाएगा b प्लस y क्या हो गया, टॉप विड्थ, b प्लस y आपका टॉप विड्थ हो गया। ठीक है, तो एरिया निकाल सकते हैं आप, एरिया निकाल सकते हैं, बताइए एरिया निकाल सकते हैं, क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये तो ट्रेपेजॉइड है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी b प्लस टी, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है b प्लस टी इंटू हाइट y, बहुत सिंपल है, 1/2 इंटू बी प्लस टॉप विड्थ क्या है b प्लस बाई है, b प्लस बाई है इंटू बाई। इसी को हम अरेंज यदि कर लें तो क्या होगा 1/2 इंटू बी प्लस बी 2b प्लस वाई इंटू वाई, दिस इम्प्लाई। अब देखिए यहाँ से 2b में से हम क्या कर रहे हैं 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2, यदि कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा b प्लस y/2 बचेगा इंटू वाई बचेगा, है कि नहीं। b में से 2 है जो कॉमन ले लेंगे और उस 2 से a 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा b प्लस y/2 इंटू वाई। तो बहुत सा बच्चा लोग क्या करता है कि एरिया याद रखता है डायरेक्ट, है ना, अगर स्लोप है जो 1/2 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल है तो उसके लिए एरिया है जो बहुत सा स्टूडेंट लोग याद रखता है, क्या क्या बताइए, क्या आया था b प्लस y/2 इंटू बाई, है ना, ये कुछ लोग याद भी रखते हैं, याद रखना भी चाहिए। अब देखिए चूंकि ये सब सब्जेक्ट में कुछ आपको याद भी रखना पड़ता है। अब देखिए ये जो स्लंट हाइट है, ये जो स्लंट हाइट है इसको मान लेते हैं एल है, ये क्या है एल है, क्योंकि हमें बेटर पैरामीटर निकालना है, बेटर पैरामीटर निकालना है। तो बेटर पैरामीटर निकालने के लिए पी क्या होगा बताइए, पी होगा एल प्लस बी प्लस एल, नहीं समझ में आया, बेटर पैरामीटर मतलब जब इससे वाटर का फ्लो होगा तो कौन सा एरिया भींगा हुआ रहेगा, कौन सा एरिया है जो भींगा हुआ रहेगा, तो एक तो ए वाला एरिया, तो ए वाला लेंथ होगा, दूसरा ए वाला लेंथ होगा और तीसरा ए वाला लेंथ होगा। तो इसको एल मान लेते हैं, इसको भी एल मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो क्या होगा बी एल प्लस बी प्लस एल, तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2l प्लस बी, 2l प्लस बी। अब एल को क्या लिख सकते हैं बताइए, एल को क्या लिख सकते हैं, ए तो था आपका y/2, ए तो क्या था y/2 और ए था y, तो एल को लिख सकते हैं क्या 2 इंटू एल बराबर लिख सकते हैं क्या पाइथागोरस थ्योरम से y² प्लस y/2 का होल स्क्वायर और प्लस है जो b। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इस सोल्व करने के बाद आ रहा है b प्लस y√5, b प्लस y√5। तो बच्चा लोग ये भी याद रखता है ना, ये भी है जो याद रखता है। एरिया हो गया b प्लस y/2 इंटू बाई और p हो गया b प्लस y√5, b प्लस y√5, है ना, b प्लस y√5। अब देखिए प्रॉब्लम ए है, हमें तो क्या निकालना है, हमें डेप्थ ऑफ फ्लो y निकालना है और b निकालना है, डेप्थ ऑफ फ्लो y निकालना है और बीथ ऑफ द जो बॉटम है, बॉटम बीथ आपका b है वो b निकालना है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ए मान लीजिए, दूसरा इक्वेशन ए मान लीजिए। यहाँ से b का वैल्यू क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, है ना। सो यहाँ से b का वैल्यू क्या कीजिए, यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा p माइनस y√5। इसको क्या करेंगे पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो y में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, y में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, और y में क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो उसको सोल्व करने के बाद आपका आता है y बराबर p माइनस अंडर रूट, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसका दे रहा हूँ, p² माइनस
944 इंटू एरिया ए डिवाइडेड बटा 3.742 742 है ना, 742। अब देखिए यहाँ पर देखिए P का वैल्यू आपको बेटर पैरामीटर का वैल्यू पता है, बेटर पैरामीटर का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए P का वैल्यू कितना है 26.01, एरिया का वैल्यू कितना है 40.21 26.01 है ना, 40.01। तो P का वैल्यू और A का वैल्यू आप इसमें क्या करना है, आपको पुट करना है, ये क्या करना है इसमें पुट करना, उससे क्या हो जाएगा Y का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो एक P का वैल्यू कितना था, इधर लिख देता हूँ, P का वैल्यू आया था 26.01 मीटर और एरिया का वैल्यू आया था 40 पॉइंट समथिंग आया था, क्या 40.21 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू को इसमें पुट कीजिए, तो इसको पुट करेंगे 6.944 इंटू एरिया है ना, इंटू एरिया का वैल्यू कितना है 40.21 डिवाइडेड बटा 3.742। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 1.62, y का वैल्यू आ रहा है 1.62 मीटर, y का वैल्यू आ गया, मैंने डेप्थ ऑफ फ्लो कितना हो गया 1.62 मीटर। जब y का वैल्यू आ गया तो आप b का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यहाँ से देखिए b बराबर क्या निकाल सकते हैं, p माइनस y√5। तो p तो कितना था 26.01 माइनस y आया 1.62 और अंडर रूट 5 इसको सोल्व करेंगे तो आ रहा है 26.01 माइनस 1.62 इंटू √5 ये आ रहा है 22.387 मीटर 22.38 मीटर। अब देखिए 22.38 मीटर, सो आपका y निकल गया और v निकल गया, है ना। अब क्या निकालना है, अब सपोज कीजिए कि आपको निकालना है हाइड्रोलिक रेडियस निकालना है। जो भी अननोन पैरामीटर है उसको आपको डिजाइन में क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइड्रोलिक रेडियस। ये सब जो सब्जेक्ट है इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, ये सब बहुत स्कोरिंग होता है। R बराबर क्या होता है 5/2 इंटू v² बाई एफ सो क्या हो जाएगा 5/2 इंटू v²। v का वैल्यू कितना था 0.74 समथिंग था, देखिए पीछे v का वैल्यू आया था 0.746 आया था 0.746 इसका होल स्क्वायर बाई v। एफ का वैल्यू कितना था 0.9 था। इसको सोल्व कीजिए, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 0.746 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बटा 0.9। आफ्टर सोल्विंग यू विल बी गेटिंग 1.545 क्या मीटर है ना। अगर आप बेड स्लोप निकालना चाहते हैं, बेड स्लोप निकालना ही पड़ेगा, बेड स्लोप नेक्स्ट कैलकुलेशन इज बेड स्लोप। इसका बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, एस बराबर, जब प्रिपरेशन आप करते हैं तो आपको सारा फॉर्मूला है जो माइंड में होना चाहिए, है ना, माइंड में होना चाहिए। कि क्या होता है f के पावर 5/3 अपॉन 3340, पोएम की तरह याद कर लीजिए सबको, 3340 इंटू q के पावर 1/6 सो f तो कितना था 0.9 था, 0.9 के पावर 5/3 3340 इंटू q कितना था 30 के पावर 1/6 तो 1/6 है ना। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आ रहा है 1.425 इंटू 10⁻⁻⁴
बट मैंने सर्वेइंग में बताया था कि स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 इन समथिंग करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ रहा है 1 इन 7017.54 है ना। कहने का मतलब है कि 7117.54 जब आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जाएंगे तो ये क्या होगा, इतना है जो आपको 1 यूनिट है जो स्लोप प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी स्लोप का वैल्यू क्या आ गया 1/7017.54। ये आपका आंसर हो गया स्लोप का। तो डिजाइन का मतलब यही होता है, जो भी अननोन पैरामीटर है उसका निकालना है ना। तो हाइड्रोलिक रेडियस निकाल लिए, बेड स्लोप निकाल लिए है ना। उसके बाद क्या, बीथ ऑफ द चैनल, ये क्या हो गया बॉटम बीथ, ये क्या है बॉटम बीथ ऑफ चैनल। जो भी अननोन पैरामीटर है सारा निकाल दीजिए। बॉटम बीथ निकल गया, डेप्थ ऑफ फ्लो निकल गया, बाई क्या था डेप्थ ऑफ फ्लो था है ना। बाई कैसे निकला, क्योंकि दो इक्वेशन है 1 और 2, इसमें से क्या किए बी का वैल्यू है जो इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, उसके बाद क्या हो गया क्वाड्रेटिक आ गया बाई में, तो उसको जैसे सोल्व कर दिए तो बाई का वैल्यू निकल गया है ना। तो बहुत सिंपल था, फ्री के नंबर हैं सब इरिगेशन में। सो जो भी न्यूमेरिकल पूछा था और ऑब्जेक्टिव था उसका मैंने अपने तरीके से करेक्ट और डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। मुझे आशा नहीं पूरा यकीन है आपको ये पसंद आया होगा, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। जल्दी है जो हम लोग RCCA स्टार्ट करेंगे, है ना। सो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।